हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम दोबारा आज 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल फॉर एवरीवन के सौजन्य से हम दोबारा उपस्थित हुए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ये जो सीरीज जो चल रही है इसमें हम वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है ये 11 पायदान इसमें हमने पढ़ी हैं। मैं दोबारा इसे रिपीट कर लेता हूं। जैसे पहला है 5S इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S सिस्टम, रैशनलाइजिंग द सिस्टम, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज जो कि वर्कर्स कैटेगरी के हैं, क्विक चेंज ओवर, रिड्यूसिंग इन्वेंटरी, वैल्यू एनालिसिस, जीरो मॉनिटरिंग, coupled manufacturing, total preventive maintenance, workflow time policies, quality assurance system। अब दोस्तों, जैसा हम जानते थे कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसे हर प्रोसेस राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, इन सब को उसे जो है हैंडल करना पड़ता है। और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जहां पे इंटरनल प्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सटर्नल प्रोडक्शन है, कंट्रैक्चुअल जिनसे आप काम कराते हैं या सप्लायर्स होते हैं, उनके बीच में बैलेंस करना। जापान के अंदर एक कहावत है कि सप्लायर जो होता है वो परचेजर की नीयत और नीति को बताता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। अगर जो सप्लायर हमने अच्छा चूज कर रखा है, सिंसियर है, जो अपने आदमियों को तनख्वाह समय पे देता है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, तो वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें खाने पे भी होती है। हमारे अगर जीवन में अगर हम देखें, हम ज्यादातर जो अपना ध्यान है वो हम फिनिश प्रोडक्ट की तरफ बात करते हैं। चाहे आप डिपार्टमेंट में ले लीजिए, चाहे आप फैक्ट्री के अंदर ले लीजिए, हम ट्रेनिंग जो है, हम स्टाफ को ट्रेन करना चाहते हैं। हम अपने प्रोडक्शन वाले से कहते हैं कि भाई अपने प्रोसेस पैरामीटर ऑप्टिमाइज करे रॉ मटेरियल के अनुसार, मगर हम ये नहीं देखते कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इज कमिंग टू यू। दोस्तों, मेरा जो अनुभव था उसमें मैं प्रोडक्शन में रहा, फिर टीचिंग में आया, फिर मैं दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम मैंने किया, रिसर्च में क्वालिटी कंट्रोल में काम किया। कारण क्या था कि हम लोग जब फैक्ट्री के अंदर होते हैं तो जो हमारे इंजीनियर्स जो आ रहे हैं या डिप्लोमा होल्डर्स जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? कॉलेजेस से। अगर हम उनकी ट्रेनिंग पे, अगर उनकी इंटरेक्शन पे ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो कॉपरेशन जो है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उस पे असर करता है, कॉस्ट पे असर करता है, डिलीवरी पे असर करता है। अभी मैं 2 दिन पहले एक ऐसे सप्लायर से बात कर रहा था जो कार कंपनीज को अपने पार्ट्स बना के देती है। तो एक अच्छी कंपनी जो थी, कार जो कि टॉप पे है, उसने उनको बताया कि भाई
अब हमारी लाइन बंद नहीं होनी चाहिए, आपको कम से कम 3 दिन का स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, व्हाट इट इंडिकेट्स कि यहां पे जब तक सप्लायर और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हम कितनी बढ़िया मशीन लगा दें, हम कितना ही बढ़िया वर्कर ले लें, मगर वहां पे दिक्कत आएगी। तो ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, अगर आप उनमें देखेंगे, वो ज्यादातर अपना जो ध्यान है वो सेल्स ट्रांजैक्शन में लगाती हैं। और वो कभी भी आप कितनी आपसे ही अगर मैं पूछूं कि आप अपने सप्लायर को टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं क्या आपके सप्लायर 5S क्वालिटी सर्कल कॉस्ट कटिंग के लिए क्या आप उनकी मदद करवाते हैं क्या? क्योंकि ये जो मैं कीज आपको बता रहा हूं और ये जो बता रहा हूं 12 पॉइंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तभी तक कामयाब हैं जब हमारा सप्लायर भी इन पॉइंट्स पे काम करेगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्लांट है वो तो काम करे, मगर जो सप्लायर जो है वहां पे ये चीजें नहीं हो रही। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप करें तो हमें अपने वेंडर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे कॉलेजेस हैं। हाउ मेनी कंपनीज आर हेल्पिंग द कॉलेजेस फॉर बिल्डिंग देयर वर्कशॉप? इन 1984 जब मैं दोबारा इंडस्ट्री से कॉलेज के अंदर गया तो मैंने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लिया कि कॉलेज की वर्कशॉप के अंदर जो हमारी मशीनें 1950s की थी उनको मॉडर्न करना, उनके हमने छोटे पार्ट्स चेंज करने चालू किए, वीपीएस ड्राइव चेंज किया, हमने जो है ड्राफ्टिंग यूनिट्स बदले, हमने टिन जो रोलर था उससे टिन पुली कन्वर्ट करी। और उसे किसने हेल्प किया? द प्लांट। क्योंकि जो जितने भी मेरे कोलीग्स थे या जो मेरे सीनियर्स थे, जब मेरी उनसे बात हुई कि कम से कम हम अपने कॉलेज के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं हमें कम तुरंत जो है प्रोडक्शन देनी स्टार्ट कर दें, तो हमें कॉलेज को भी जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें हेल्प करनी पड़ेगी। एंड दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ट्रेनिंग जो जरूरी है वो वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, ये तरीके हैं जो कि मैन्युफैक्चरर है वो अपने सप्लायर्स की मदद कर सकता है, कॉपरेट कर सकता है, और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो दोनों को मिलते हैं। अगर सही पार्ट समय पे आ गया, उसकी कॉस्ट कटिंग हो गई, उसकी क्वालिटी अच्छी है, डिफेक्टिव्स कम है। क्योंकि ये चीज मैंने एक पर्टिकुलर ऑनर थे उनसे जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो जब कोन्स की सप्लाई खराब आती या बेल्ट की सप्लाई खराब आती या गियर्स नहीं मिलते, तो उन्होंने ये कहा कि डेवलप योर लोकल वेंडर्स। और आज हमारा जो है देश को 2021 में जब हम जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम लोकल को वोकल बनाएं। उसका पर्पस क्या है कि बाहर से जब कोई सप्लायर हमें अपने पार्ट्स देता है तो हो सकता है कोरोना के कारण उसका शिप सप्लाई ना हो पाए, उसके वर्कर्स वहां पे ना आए, या कॉलेज के अंदर जो जिस प्रकार का हमें हमारी मॉडर्न मशीन्स के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए वो डेवलप हमें जो है नहीं हो रहे, वहां पे जो टीचर्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं हमें मिल रहे। तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा एक दूसरे का, सिर्फ अगर हमारा जो है हमारा यही ध्यान रहे कि हम लोग जो है सिर्फ ये देखें कि उनसे जो है हमारे रिलेशनशिप
सिर्फ परचेजिंग पे रहे, एक्सेप्टेंस पे रहे, इंस्पेक्शन पे रहे, प्राइस नेगोशिएशन पे रहे, तो ये जो नेगोशिएशन है ये वर्स्ट है। यहां पे हमें फायदा होना नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशन हो, अगर हम ये चाहते हैं कि 2021 में एक अचानक कोई चमत्कार हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए हमें अपने वेंडर्स को भी मदद करना पड़ेगा। तो जिन फैक्ट्रियों में ये नहीं होता, अब आप ये देखें कि हम अपनी कंपनियों में तो IMS, सोशल अकाउंटेबिलिटी, गॉड्स सारे सर्टिफिकेट्स लेने की कोशिश करते हैं, पर क्या हम ये देखते हैं कि हमारा सप्लायर जो है उसके पास ये है? क्या वहां पे सिस्टम स्टैंडर्डाइज है? क्या वहां पे कॉस्ट कटिंग पे काम होता है? और यही चीजें हैं। तो लेवल जो 1 की फैक्ट्री है वो इस पे ध्यान नहीं देती। इसके लिए अगर हमें ज्यादा ध्यान में रखना है तो जो आउटसाइड सप्लायर जो हैं उनको वैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आपके इंटरनल कस्टमर है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में आपने देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के बीच में, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन के बीच में जरूरी है, वैसे ही हमें अपने एक्सटर्नल कस्टमर को टाइम देना पड़ेगा। तो लेवल 2 की जो फैक्ट्री है, जो थोड़ी लेवल 1 से ऊपर है, वहां पे जो सप्लायर की जो प्रॉब्लम्स या क्वेरीज आती हैं उसे टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर क्लाइंट जो फैक्ट्री है, अगर आपका जो सप्लायर है वो इंटरेस्ट शो करता है कि उसके ऑपरेशन में किस टाइप की चीजें आ रही हैं, वहां पे ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, वहां पे वर्कर्स जो हैं वो टर्नओवर तो नहीं है, तो वो क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएगी और कॉस्ट और प्राइस स्ट्रक्चर में भी दोस्तों आपको फायदा होगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कह रहा हूं। तो ऊपर जाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन पे काम करना पड़ेगा। वैल्यू इंजीनियरिंग पे हमें जो है ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, दोनों टीम्स को मिलके, सप्लायर को भी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। और हमें सप्लायर को बताना भी पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेथड्स का वो कैसे यूज ले सकता है। इफेक्टिव यूज ऑफ 5S 5M, मैन मटेरियल मशीन मेथड, कैसे इंप्रूवमेंट शीट बनाई जाती है, क्योंकि अभी हम तो पहुंच चुके हैं लेवल 12 पे। और ऐसा सिस्टम बनाए कि जो प्रपोजल्स हैं वो रिसीव भी कर सकें। अगर हम अपने जो है सप्लायर को बताएं, और इन हाउस जो है उसे ये बताना पड़ेगा कि जो अपने सप्लायर हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दे। अब लेवल 3 की जो फैक्ट्री है, यहां पे क्या होता है कि टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग में जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, उनका बैकग्राउंड जो है, उनकी नॉलेज भी होती है। तो जो सप्लायर की जो फैक्ट्री है वहां पे हम बता सकें। मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब हमने एक ये 91 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का आने का सिलसिला हुआ, तो जो 50% हमारी ऊस्टर्न लेवल पे जो कंपनियां थी, नाउ दे आर गोइंग फॉर 25%। और एक दो ऐसी कंपनियां भी थी जो 5% लेवल पे थी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? कौन जो है वो 2% रिजेक्शन जो है बहुत माना जाता था। बॉबिन्स जो है वो ट्रू होनी चाहिए, गियर्स जो है वो सही अवेलेबल होने चाहिए, टेप जो है उसकी स्लिपेज सही जो है, रॉ मटेरियल के अंदर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने करा क्या? कॉटन हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो हमने फार्मर्स को, हमने जिनिंग फैक्ट्रीज वालों को वहां पे जाके बताया कि भाई ये कंटेमिनेशन प्रॉब्लम आती है, आप जूट बोरी से जो है इसे क्लॉथ पैकिंग करें,
वर्कर्स को जो है आप कैप पहनाएं, आप जो है अपनी फैक्ट्री, अपना जो किसान है उसको डेवलप करें जिससे इमेच्योर बॉल्स ना आए, सीड कॉट ना आए। जिनिंग फैक्ट्री की सेटिंग क्या थी? तो व्हाट हैपन्स, आई रिमेंबर 2 और 3 फैक्ट्रीज, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो साथ ही साथ जिनिंग फैक्ट्रीज ने भी कहा, उनको प्रीमियम, जब उन्होंने मटेरियल ऐसा देना चालू किया जिसमें कंटेमिनेशन नहीं थी, तो दे चार्ज मोर। तो दोनों की तरक्की हुई। हमने भी प्रीमियम यार्न बना के जो है उसका कॉस्ट बढ़ाई, और कस्टमर जो है वो खुश होकर देता था, क्योंकि जब कंटेमिनेशन नहीं होगा तो लूम पे ब्रेकेज कम होंगे, लूम पे ब्रेकेज कम होंगे तो उसकी प्रोडक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जहां पे विन विन सिचुएशन, विदाउट विन विन सिचुएशन यू कैन नॉट वर्क। तो लेवल 4 में जाने के लिए हमें कंपनी के अंदर अपने जो कस्टमर हैं हमें वो देखना पड़ेगा सॉरी, ये कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। हमें अपने सप्लायर के पास भी ये जो पॉइंट्स हैं इनको ले जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि सप्लायर्स आर ए मिरर ऑफ द क्लाइंट फैक्ट्री। जैसे हम कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व उन 5 लोगों से होता है जो आपके चारों तरफ हैं। किसी ने कहा कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को बता सकता हूं, सिर्फ मुझे आप उन 5 लोगों के नाम बता दो जिनके साथ आप ज्यादा समय निकालते हैं। दोस्तों, सेम कंडीशन अप्लाइज टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कि आपके सप्लायर कौन कौन से हैं, आप किन कॉलेजेस से अपने रिक्रूट करते हैं, आप किन कंपनी से गियर लेते हैं, आपके पास कौन से जो है ह्यूमिडिटी सप्लायर्स हैं, आपके पास वेंडर्स कौन कौन से हैं। तो इधर जो है, अगर हमें लेवल पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है, तो हमें ये जितने भी पॉइंट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ डिस्कस किए हैं वो अपने सप्लायर के करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, शो देम हाउ टू डू, नॉट डू इट। हम क्या करते हैं, ये कर लो। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हमने 5S कैसे इंप्लीमेंट किया, हमने क्वालिटी सर्कल्स कैसे बनाए, क्योंकि हर कंपनी अपने में यूनिक होती है और हर कंपनी अलग चलती है। अब जैसे मैं थोड़ा सा यहां पे बताना चाह रहा हूं कि व्हाट आई डिड व्हेन आई चेंज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कॉलेजेस, I try to give all those inputs to the students which are or were required for the factory. मशीनों के बारे में नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि हमें उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज है, हम क्या करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मटेरियल बनाते हैं और वहां पे हम मात खा जाते हैं। अगर हमारा सप्लायर 3 दिन डिले करता है तो उसको हेल्प करो जिससे कि वो जल्दी आपको मटेरियलाइज लेट ना हो और वो तुरंत हंसते हुए आपके लिए जो है मटेरियल बनाए। तो मेरा यहाँ पे आज का जो टॉपिक था, ये अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें कि इट इज नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल बट इट इज फॉर ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोग्रेस करे तो हमें अपने वेंडर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, हमें उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव देम हाउ टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, और कैसे आपने अपनी कहानी में कैसे जंग जीती
वो अपने साथ में, क्योंकि दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सप्लायर अगर दोनों मिलके नहीं चलेंगे तब तक तरक्की नहीं होती। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं तो कृपया करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।